नमस्कार साथियों। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कक्षा 12वीं का अब हम मैथमेटिक्स चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 16-17 जो है ये क्षेत्रमिति और आपका ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको आपको सॉल्व करके ही देखना। आगे हम पढ़ते हैं कृषि सांख्यिकी। तो कृषि सांख्यिकी चैप्टर 18 है। 18 में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं इनको समझते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो रिसर्चर द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े होते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े जो मूल रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं किंतु रिसर्चर द्वारा अपने विश्लेषण में प्रयोग कर लिए जाते हैं। द्वितीयक या गौण आंकड़े कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समांकों के संग्रहण, संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण संबंधित विधियों का उचित रूप से अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर लिखना है। प्राथमिक आंकड़े रिसर्चर द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय और प्रासंगिक होते हैं। द्वितीयक आंकड़े इन्हें प्रयोग करने में अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। प्राथमिक आंकड़े इनका प्रयोग सुविधाजनक एवं सरल होता है। द्वितीयक आंकड़े इन आंकड़ों में कुछ आवश्यक सूचनाएं छूट भी जाती हैं। प्राथमिक आंकड़े इन्हें एकत्रित करने में समय, धन एवं अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। द्वितीयक आंकड़े इनमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है। प्राथमिक आंकड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर संकलित किए जाते हैं, वहीं द्वितीयक आंकड़े प्रायः संशोधन की आवश्यकता इनमें पड़ती है। सांख्यिकी के उद्देश्य देखना है। अक्सर ये प्रश्न आता है। तो सांख्यिकी संकलित आंकड़ों के गुण, स्वभाव तथा प्रकृति की समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाएगी? वर्गीकरण कहलाएगी। और वर्गीकरण के उद्देश्य क्या कहलाएंगे? तो सांख्यिकीय सामग्री को सरल एवं संक्षिप्त बनाना, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, समांकों का समाधान एवं असमानता को स्पष्ट करना, सारणी का आधार तैयार करना, वर्गीकरण द्वारा एकत्रित आंकड़ों को समझने योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों को सारणीयन की परिभाषा तथा कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो सारणीयन की परिभाषा हमने पहले पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। अब हम सारणीयन की परिभाषा आगे बताता हूँ मैं आपको। सारणीयन की परिभाषा होगी आपका सारणीयन वह विधि है जिसमें संकलित आंकड़ों को स्पष्ट बनाने के लिए उचित रीति से पंक्तियों तथा स्तंभों में क्रमबद्ध किया जाता है, क्या कहलाता है? सारणीयन कहलाता है। सारणीयन में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सारणी का शीर्षक आवश्यक रूप से देना चाहिए। सारणी का आकार न बहुत छोटा होना चाहिए न बहुत बड़ा होना चाहिए। सारणी में स्तंभ और पंक्तियां अन्वेषण का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होनी चाहिए। प्रत्येक स्तंभ का उपशीर्षक अवश्य देना चाहिए और आंकड़ों से संबंधित विशेष सूचना देनी हो तो वह टिप्पणी के रूप में सारणी में देनी चाहिए। आंकड़ों के वर्गीकरण की परिभाषा और इनके 4 विशेषताएं बताइए। तो आंकड़ों का वर्गीकरण हमने अभी देख ही लिया, अब हम इनकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में है संपूर्ण वर्गीकरण का आधार एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर उसका आधार आप अलग अलग ले रहे हैं। अगला है वर्गीकरण का आधार एक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। यदि स्पष्ट आधार होगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट देखना है वर्गीकरण में स्थायित्व होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग में रखी गई इकाइयां सजातीय होनी चाहिए। वर्गीकरण में ऐसे वर्ग बनाए जाने चाहिए ताकि वर्गों को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी के 4 कार्य लिखिए। तो सांख्यिकी जो है जटिलता को सरल बनाती है, तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट करती है, नीति निर्धारण में सहायक होती है, तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी विधियों में विज्ञान द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं सिद्धांतों की परख की जाती है। सारणीयन के कोई 3 उद्देश्य लीजिए। पाई आरेख का एक चित्र बनाइए। सारणीयन के उद्देश्य क्या है? सारणीयन का उद्देश्य समांकों को क्रमबद्ध रूप से रखकर तुलना करने में सरलता लाना। समांकों का सारणीयन के रूप में प्रस्तुति करने से उनकी विशेषताएं प्रकट हो जाती है। सारणीयन के रूप में समांकों को प्रस्तुत करने से सभी प्रश्नों के उत्तर सुगमता पूर्वक एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। पाई आरेख के रूप में हमने वृत्त में से पाई आरेख बना सकते हैं। सारणीयन के कोई 5 लाभ लिखिए। सारणीयन के 5 लाभ क्या हैं? सारणीयन से तथ्यों का मूल्यांकन सरलता से किया जाता है। सारणीयन के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा सूचना कम से कम शब्दों स्थान में प्रदर्शित की जाती। सारणियों के प्रविष्टि तथ्यों को बिंदु रेखा तथा चित्रों के रूप में सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। सारणियाँ तथ्यों की तुलना में सहायक होती है। सारणियों में प्रविष्ट तथ्य आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ में सहायक होते हैं।
किन्हीं 5 सांख्यिकी विधियों को समझाइए। तो पहला आंकड़ों का संग्रहण, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा सारणीयन, चौथा प्रदर्शन, पांचवा सह संबंध। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े संग्रह करने की कोई 2 मुख्य विधियों को विस्तार से समझाइए। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत विधि, जो हमने पहले ही देख ली। दूसरा परोक्ष मौखिक विधि। जब अन्वेषक का क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है तो रिसर्चर के लिए संभव नहीं हो पाता कि वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सूचना देने वालों के संपर्क में आकर आंकड़े एकत्रित करे। ऐसी दशा में वह इस विधि द्वारा व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करता है और परोक्ष रूप से सूचनाएं देने वाले के संपर्क में रहता है। गुण क्या है इसके? समय, धन एवं परिश्रम अपेक्षाकृत कम लगता है, लेकिन दोष ये है कि सूचनाएं गलत होती है। वहीं यदि हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण की बात करें तो वहाँ पर सीमित क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। वहीं इसमें व्यक्तिगत अभिनीति की भी संभावना रहती है, जिसमें परिणाम की शुद्धता का भय बना रहता है। तीसरा है स्थानीय स्रोतों से सूचनाएं। इस विधि द्वारा आंकड़ों के संग्रहण के लिए स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जो सूचनाएं एकत्रित करके रिसर्चर को प्रेषित करते हैं। यदि क्षेत्र बहुत बड़ा है तो यह विधि उपयुक्त है। दोष की बात करें तो इस विधि में अशुद्धियों की संभावना बहुत अधिक समय तक बनी रहती है। सांख्यिकी के महत्व को समझाइए। तो सांख्यिकी का महत्व शिक्षा एवं मनोविज्ञान में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष शास्त्र के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण क्या है? इसके 2 गुण और दोष लिखिए, हमने पहले देख चुका है। आगे 2 क्वेश्चन और देखते हैं। आंकड़ों का सारणीकरण करते समय कौन सी 4 बातें ध्यान देनी चाहिए? तो सारणी का एक संक्षिप्त, स्पष्ट एवं पूर्ण शीर्षक होना चाहिए। तुलनात्मक आंकड़ों को साथ साथ रखना चाहिए। किसी विशेष तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सारणी के नीचे टिप्पणी देनी चाहिए। सारणी के नीचे आंकड़ों के स्रोत का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। यदि सारणी बड़ी है तो खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध डाल देना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपको इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको करके देखना है। अब हम आगे जो है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इस प्रकार का जो 19वां चैप्टर है इसको करेंगे। धन्यवाद।